हेलो माय फ्रेंड्स, आई एम कृष्णा एंड वेलकम टू माय चैनल को मैथ। आज की वीडियो में मैं आप सभी को कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में बताऊंगा। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का क्या मतलब होता है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब होता है कि किसी भी फंक्शन की रेंज ऑफ वैल्यूज पर जब हम किसी दूसरे फंक्शन को अप्लाई कर देते हैं तो इस पूरी प्रोसेस को कंपोजिशन कहा जाता है। और जो फंक्शन ऑब्टेन्ड होता है उसे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस कहा जाता है, मतलब जिन फंक्शंस का कंपोजिशन किया जा रहा है। और मैंने भी एक अपने अकॉर्डिंग डेफिनेशन ऐसे सोची पढ़ी थी, तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा हो सकता है, आप इसे पूछिएगा कि मेरे अकॉर्डिंग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब होता है कि एक ऐसे फंक्शन का फॉर्मेशन करना जिसकी डोमेन कोई और फंक्शन हो और जिसकी कोडोमेन कोई और फंक्शन हो। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करिए कि अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन f है सेट a से सेट b में, और एक फंक्शन हमारे पास g है जो कि सेट b से सेट c पे अप्लाई करते हैं। अब अगर हमको एक ऐसे फंक्शन का फॉर्मेशन करना है जो कि सेट a से सेट c में हो, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मतलब उसकी डोमेन a हो तो यानी कि हमें पहले तो एक एलिमेंट डोमेन से लेना होगा a के, जो कि हम लोगों ने x मान लिया। अब हम लोग उस पर f अप्लाई करेंगे तो वो fx हो जाएगा जो कि कोडोमेन b से होगा, और b जो है वो एक और फंक्शन की डोमेन भी है, तो इसलिए अब हम लोग इस पर g अप्लाई कर देंगे। और ये जो पूरा फंक्शन होगा, इसकी जो रेंज, इसकी जो कोडोमेन होगी वो फंक्शन g की कोडोमेन होगी, और इस फंक्शन को कहा जाएगा कॉम्पोजिशन ऑफ g एंड f। और कंपोजिशन में आपको ध्यान रखना होगा कि जिस फंक्शन पे आप दूसरे फंक्शन को अप्लाई कर रहे हैं, जिस फंक्शन पे आप दूसरे फंक्शन को अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि fx की जो कोडोमेन है और जो फंक्शन g जो अप्लाई कर रहे हैं उसकी जो डोमेन है वो सेम होनी चाहिए। ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, तभी आप कंपोजिशन कर सकते हैं, तभी कंपोजिशन पॉसिबल है। और इस फंक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं, एज इट इज, जैसे कि लिखा है। हम लोग सबसे पहले g और f को वैसे ही लिख देंगे और फिर यहाँ पर एक छोटा सा डॉट लगा देंगे। और इसे हम लोग रीड करने के तो बहुत से तरीके हैं, मैंने पढ़े थे विकिपीडिया से। आप भी चाहें तो वहां पर उस पर जाकर सर्च कर सकते हैं विकिपीडिया पर। तो कुछ नेम्स मैं आपको जैसे बताता हूँ, जैसे कि इसे कह सकते हैं g ऑफ f, g ऑन f, g अंडर f, अंडरनीथ g राउंड f, g फॉलोइंग f, यानी f को फॉलो करता हुआ g। फिर उसके बाद है f, देन g एंड g आफ्टर f। ये उनमें से कुछ नेम्स हैं, मुझे आशा है आपको ये ध्यान रहेंगे। और यहाँ पर जो g ऑफ fx है, आपको ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले यहाँ पर g को fx के ऊपर अप्लाई किया गया है। तो जो fx की रेंज है, यानी कि इट मीन्स रेंज ऑफ fx, वो मस्ट बी अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g। वो g की डोमेन होनी चाहिए, क्योंकि g को हम लोगों ने fx पे अप्लाई किया गया, और fx की जो रेंज है, यानी कि रेंज ऑफ फंक्शन f फंक्शन की जो रेंज है उस पर अप्लाई किया है। तो रेंज जो होगी f की वो एक सबसेट होना चाहिए। वो डोमेन भी हो सकता है फंक्शन g की पूरी, लेकिन ये केस हमेशा पॉसिबल नहीं जब तक हमें दिया गया ना हो। और इसी के साथ साथ एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि g ऑफ fx में सबसे पहले fx के ऊपर g अप्लाई किया गया है, यानी कि g ऑफ f की जो डोमेन होगी, इट मीन्स डोमेन ऑफ g of f is the domain
ऑफ फंक्शन f, और जो इस फंक्शन की जो रेंज होगी यानी कि रेंज ऑफ जी ओ एफ, ये जो होगी कोडोमेन होगी, इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ फंक्शन जी। जी ओ एफ की जो रेंज होगी वो कोडोमेन होगी फंक्शन जी का। आई होप इतना आप समझ रहे होंगे। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस यानी कि सिर्फ 3 क्वेश्चंस बताऊंगा। एक तो जनरल होगा जिसमें हम लोग जी ओ एफ को फाइंड करेंगे, और एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, 2 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आए क्वेश्चन लगाने पे, क्योंकि वो काफी अच्छे थे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लगाते हैं जी ओ एफ फाइंड करने के लिए कि अगर हमारे पास एक फंक्शन एफ है, अगर हमारे पास एक फंक्शन एफ है सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर पर, जिसको डिफाइन किया जाता है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब से, और एक फंक्शन जी है हमारे पास रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट पर, और जिसको अप्लाई किया जाता है और जिसको डिफाइन किया जाता है जिसको डिफाइन किया जाता है जी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी से। तो यहाँ पर हमें जी ओ एफ और एफ ऑफ जी फाइंड करना है। तो जैसा कि हमें यहाँ पर जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी फाइंड करना है, तो आप देख सकते हैं कि जो फंक्शन एफ की डोमेन है, फंक्शन एफ की को डोमेन यानी कि रियल नंबर का सेट है, और फंक्शन जी की डोमेन भी रियल नंबर का सेट है। इट मीन्स जी ओ एफ इज पॉसिबल, कॉम्पोजिशन ऑफ जी कंपोजिट जी ओ एफ इज पॉसिबल। और उसी तरीके से एफ ऑफ जी में भी जी की जो को डोमेन है वो भी रियल नंबर का सेट है, और एफ की डोमेन भी रियल नंबर का सेट है। इसका मतलब एफ ऑफ जी भी पॉसिबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। सबसे पहले इसका मतलब हुआ कि हम लोगों ने फंक्शन जी को अप्लाइड किया फंक्शन एफ पे, और फंक्शन एफ की वैल्यू हमें दी गई है एक्स क्यूब, और अब हमें जी को फाइंड करना है एक्स क्यूब के लिए। तो ये हो जाएगा जी ऑफ ए एक्स क्यूब प्लस बी, और फंक्शन एफ ऑफ जी का मतलब है फंक्शन एफ को अप्लाई किया गया है फंक्शन जी एक्स पर, और इसका मतलब हुआ जी एक्स की वैल्यू हमें दी गई है ए एक्स प्लस बी। अब हमें ए एक्स प्लस बी को वैल्यू निकालनी है फंक्शन एफ के अकॉर्डिंग, दैट इज ए एक्स प्लस बी क्यूब। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि जी ओ एफ इक्वल नहीं है एफ ऑफ जी के, इट मीन्स ये रूल फॉर एवर है। इट इज अ जनरल रूल दैट कि अगर आपको कभी भी जी ओ एफ फाइंड करने के लिए दिया जाए या कोई भी कॉम्पोजिट फंक्शन अगर दिया जाए, तो ये जरूरी नहीं है हमेशा कि उसका रिवर्स भी, यानी कि जैसे अगर जी ओ एफ है तो एफ ऑफ जी दोनों इक्वल हो। इट्स नॉट पॉसिबल ऑलवेज, और एंड इट इज अ जनरल केस, और यह एक जनरल केस है। तो अब पढ़ते हैं मेरे दूसरे क्वेश्चन जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था। सबसे पहला वो ये है कि अगर इफ g of f is 1 then is it necessary that g and f both are 1 यानी कि क्वेश्चन का मतलब यह है कि अगर g ऑफ f 1 है तो क्या यह जरूरी है कि g और f दोनों ही 1 हो। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए हम लोग सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि g ऑफ f का मतलब हुआ फंक्शन g अप्लाइड ऑन फंक्शन f, यानी कि फंक्शन f पे अगर हम लोग फंक्शन g को अप्लाई कर दें तो फंक्शन g तो हमें g ऑफ f मिल जाएगा। और g ओ f की, इट मीन्स g ऑफ f की जो डोमेन होगी वो फंक्शन f की डोमेन होगी, जैसे कि हम लोग इसे पिछले हम इसी लेक्चर की शुरुआत में देख चुके हैं। तो सपोज करते हैं लेट फॉर एनी टू पेयर ऑफ एलिमेंट x1, x2 of the domain of g of the domain of g o f and f both, यानी कि f और g o f की डोमेन दोनों ही सेम हैं,
तो जो हम लोग x1 x2 एलिमेंट डोमेन ए से ले रहे हैं वो भी दोनों की डोमेन में ही आएगा, मतलब ये एलिमेंट दोनों ही डोमेन में होगा, दोनों की डोमेन, दोनों फंक्शन की। तो सपोज करते हैं ये भी हम लोग और ये भी लेट कर लिया कि अगर x1 x2 के इक्वल नहीं है तो फंक्शन f जो x1 और x2 पे अप्लाई किया जाएगा वो भी हमें क्योंकि पता नहीं f11 है या नहीं है, तो यहाँ से दो केसेस निकल सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यू यानी कि x1 x2 की इमेज फंक्शन f के अंदर सेम नहीं भी हो सकती है और सेम हो भी सकती है। अब दो डिफरेंट इमेजेस के लिए उनकी वैल्यूज फंक्शन f के अंदर अगर सेम हुई यानी कि फंक्शन f11 नहीं है, यानी कि इस केस से फंक्शन 11 नहीं आता है। और यहाँ पर डिफरेंट रहेगी, इसका मतलब f जो होगा वो 11 होगा। अब इस केस में अगर हम लोग g अप्लाई करेंगे इस पर, तो g तो दो सेम वैल्यूज पे होगा क्योंकि fx1 fx2 इक्वल है, तो g ऑफ fx1 भी इक्वल होगा g ऑफ fx2 के, g ऑफ fx2 के, g ऑफ fx1 इक्वल होगा, सिर्फ एक केस होगा, g ऑफ fx1 इज इक्वल टू g ऑफ fx2, g ऑफ fx2 होगा। और ये केस से हम नहीं कह सकते कि g ऑन 11 होगा या नहीं होगा, क्योंकि g को सेम वैल्यूज पे अप्लाई किया गया। इट मींस वी कांट से एनीथिंग अबाउट g। सो अब हम लोग दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसके अकॉर्डिंग हो भी सकता है कि हम लोगों ने g फंक्शन जब अप्लाई करेंगे तो g ऑफ fx1 अगर g ऑफ fx2 के इक्वल हो भी सकता है, क्योंकि पता नहीं है कि g ऑन टू है या नहीं है, और g ऑफ fx1 g ऑफ fx2 के इक्वल नहीं भी हो सकता है। तो अगर g ऑफ fx1 दो अलग अलग यानी कि g फंक्शन को जो अप्लाई किया गया दो डिफरेंट वैल्यूज पे, तो उसने सेम वैल्यू दी, इसका मतलब g 11 नहीं है, g इज नॉट 11 एंड f इज 11। और इससे ये भी पता चलता है कि g और f जो है वो भी 11 नहीं है, क्योंकि वो दो डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए सेम वैल्यू दे रहा है, यानी कि g और f इज नॉट 11 इन दिस केस। और इस केस में जहां पर g ऑफ x1 g ऑफ x2 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब g जो है, इसका मतलब कि g और f की किन्हीं दो डिफरेंट एलिमेंट x1 और x2 के लिए उसकी डोमेन में वो इक्वल नहीं है, इसका मतलब g और f इज 11। और यहाँ पे आप ऐसा भी पूछ सकते हैं कि यहाँ पर fx1 fx2 दो डिफरेंट एलिमेंट है और उस पर जब g को अप्लाई किया गया तो भी डिफरेंट वैल्यू मिली, इसका मतलब g भी 11 होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए कि f11 है उन एलिमेंट्स के लिए जो कि उसकी डोमेन में आते हैं, यानी कि उन हर एक दो एलिमेंट्स के लिए जो कि उसकी डोमेन में आते हैं। लेकिन g11 है सिर्फ उन्हीं वैल्यूज के लिए जो कि f फंक्शन की रेंज है। और हम लोगों ने ऐसा पढ़ा है कि रेंज जो होगी f फंक्शन की, फंक्शन f की, वो g फंक्शन की डोमेन के सबसे पूरा सेट भी हो सकती है और उसका एक सबसेट भी हो सकती है, मतलब उसमें कुछ एलिमेंट्स भी हो सकते हैं g की डोमेन के और सारे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। यानी कि g सिर्फ उन फंक्शन के लिए 11 है। इट मींस g इज 11 फॉर ओनली वैल्यूज इन द रेंज ऑफ f। लेकिन रेंज ऑफ f के अलावा भी तो g की डोमेन में कुछ और वैल्यूज होंगी, क्या पता शायद उनमें कोई ऐसी वैल्यू हो जिसके लिए g 11 ना हो। तो g का 11 होना यहाँ पे कंफर्म नहीं है, यानी कि g का 11 होना यहाँ इस केस से जो निकलता है वो नेसेसरी नहीं है, लेकिन f 11 होगा ये नेसेसरी है अगर g और f को 11 है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि अगर g और f 11 है तो f जो होगा f इज 11 एंड इट इज नेसेसरी। बट नॉट द, लेकिन g नहीं, बट नॉट द फंक्शन g। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, जो कि
यही फंक्शन है, यानी कि जो कि क्वेश्चन यही है, बस यहाँ पे 1 की जगह ऑन टू हो जाएगा। इट मीन्स अगर जी ऑफ एफ ऑन टू है तो क्या यह नेसेसरी है? इज इट नेसेसरी दैट बोथ जी एंड एफ आर ऑन टू? क्या ये नेसेसरी है? तो चलिए इसको भी समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जी ऑफ एफ ऑन टू है, इसका मतलब जी ओ एफ की जो रेंज होगी, हमने बताया था कि वो एक कोडोमेन, वो जी फंक्शन की कोडोमेन का एक सबसेट भी हो सकती है और पूरा उसका पार्ट भी हो सकती है। अब यानी कि रेंज ऑफ जी ओ एफ इक्वल है कोडोमेन ऑफ जी ओ एफ, और जो कोडोमेन होगी जी ओ एफ की वो है तो कोडोमेन फंक्शन जी की, क्योंकि हम लोगों ने अभी ऐसा पढ़ा था कि अगर एक फंक्शन ए टू बी है, सेट ए से सेट बी पर, और एक फंक्शन सेट बी से सेट सी पर है, तो जी ऑफ एफ होगा एक ऐसा फंक्शन जो कि सेट ए से सेट सी पर होगा। तो इसका मतलब, और यहाँ पर जी ऑफ एफ की जो कोडोमेन निकली वो सी थी, इसका मतलब कि कोडोमेन ऑफ जी ओ एफ इज द कोडोमेन ऑफ फंक्शन जी। आई होप आप समझ रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो रेंज ऑफ जी ऑफ एफ ये यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए कि रेंज ऑफ जी ऑफ यहाँ पे दिया गया है, इसका मतलब कि रेंज ऑफ जी ऑफ एफ का क्या मतलब हुआ? रेंज ऑफ जी ऑफ एफ का मतलब हुआ कि रेंज ऑफ फंक्शन जी फॉर ऑल द वैल्यूज, हर एक वैल्यूज के लिए, फॉर ऑल द वैल्यूज इन द रेंज ऑफ एफ, यानी कि जी जो भी वैल्यूज देगा वो देगा तो एफ की रेंज पर ही। ये तो हम लोग जानते हैं, क्योंकि जी ऑफ एफ एक्स से हमें ये पता चल रहा है, जी ऑफ एफ एक्स यानी कि जी को अप्लाई किया गया एफ एक्स फंक्शन पे, और एफ की जो रेंज होगी उन्हीं के लिए तो जी वैल्यू देगा। और जो रेंज ऑफ एफ, हम जानते हैं कि रेंज जो होगी एफ की, रेंज ऑफ एफ इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। इसका मतलब कि जी ओ एफ की जो रेंज है वो रेंज ऑफ फंक्शन जी है हर एक वैल्यूज के लिए जो कि एफ की रेंज में होंगी, और रेंज जो होती है एफ की वो जी के फंक्शन जी की डोमेन का सबसेट होती है। तो अब देखिए जी ओ एफ सिर्फ उसके जी फंक्शन जो है वो सिर्फ उसकी डोमेन के कुछ फंक्शंस, कुछ वैल्यूज के लिए उसकी जो रेंज होगी, यानी कि रेंज ऑफ फंक्शन जी, सिर्फ देख रहे रेंज ऑफ फंक्शन जी for some values of its domain. It means range of function g for some values, कुछ values के लिए, for some values in the domain, in its domain, उसकी domain में range of g for some values in its domain is equal to codomain of g। तो अगर सारी वैल्यूज होंगी, अगर कुछ वैल्यूज के लिए जी की रेंज उसकी कोडोमेन के इक्वल है, तो फिर सारी वैल्यूज के लिए भी तो यही होना चाहिए, यही होगा ही रेंज ऑफ जी। देन रेंज ऑफ जी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ इट्स डोमेन इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ जी। इसका मतलब कि रेंज जो है फंक्शन जी की वो कोडोमेन के इक्वल है जी की, लेकिन इसमें कहीं एफ का तो स्टेटमेंट आया ही नहीं। इसका मतलब कि इससे जो नेसेसरी कंडीशन निकलती है कि अगर जी ओ एफ इज ऑन टू, अगर जी ओ एफ ऑन टू होगा तो जो नेसेसरी कंडीशन निकलती है वो ये है कि जी भी ऑन टू होगा, लेकिन एफ नॉट नेसेसरी, एफ के लिए नेसेसरी नहीं है। तो ये थे मेरे 2 क्वेश्चन जो मुझे बहुत पसंद आए थे, एनसीईआरटी से मैं पढ़े थे, काफी इंटरेस्टिंग थे। आप भी चाहे तो इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाया गया, शायद वो आपको आसान लगे। और मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इन द केस ऑफ एनी प्रॉब्लम आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई एम कृष्णा। बाय बाय।